हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपन टुडे इन द एज ऑफ एआई। अच्छा दोस्तों, अगर क्यूबा की हिस्ट्री देखें तो क्यूबा एक स्पेनिश कॉलोनी थी जो कि 1898 के अंदर आफ्टर द यूएस स्पेनिश वॉर अमेरिका ने आज़ाद करवा ली थी। लेकिन 1898 से लेकर 1902 तक क्यूबा एक कह लें कि यूएस सैटेलाइट मिलिट्री स्टेट बनकर रह गया था, जिसमें क्यूबा जो था इसको टेक्निकली यूएस ही चला रहा था और 1902 के अंदर क्यूबा एक प्रॉपर रिपब्लिक बना था। 1934 के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान एक ट्रीटी देखी गई थी और उस ट्रीटी के तहत जो क्यूबा था उसने ये जिसे कहते हैं कि प्रॉमिस किया था कि जितने भी नेवल बेसिस हैं क्यूबा की, ये तमाम जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेट करेगा और क्यूबा अपनी नेवल बेस किसी भी और मुल्क को नहीं देगा। 1952 के अंदर एक बहुत ही जालिम डिक्टेटर जनरल बैटिस्टा जो हैं वो आते हैं क्यूबा के अंदर, जो जिसे कहते हैं कि वो अमेरिकन अलाय होते हैं और उन्हें अमेरिका ही सपोर्ट करता है। डिक्टेटर बैटिस्टा की दौरे हुकूमत के अंदर देखा यह जाता है कि जो क्यूबा का मुल्क है इसके अंदर अमेरिकन इंटरेस्ट जो है ये ज़्यादा आगे होते हैं और ऑलमोस्ट 80% ऑफ इकोनॉमी जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस होती है अमेरिका के, और क्यूबा एक इकोनॉमिक स्लेव बना हुआ होता है अमेरिका का, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री, इनका एग्रीकल्चर, इनके फार्म, इनके कैटल्स तमाम जो है वो अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं। और जनरल बैटिस्टा जो होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे अमेरिकन अलाय होते हैं। लेकिन 1959 के अंदर देखी जाती है एक क्यूबन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो कि लीड कर रहे थे कॉमरेड चिगुएरा एंड कॉमरेड फिदेल कास्त्रो। अब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आते ही फिदेल कास्त्रो जो थे, जो लेटर ऑन फिर प्रेसिडेंट बने क्यूबा के, उन्होंने जितने भी ये सब इंडस्ट्रीज थी, ये सब फार्म्स थे, इनको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन्होंने इनको नेशनलाइज करना शुरू किया तो जाहिर बात है जो अमेरिकन इंटरेस्ट था वो इंडेंजर हो रहा था। और 1960 के अंदर अमेरिका ने जिसे कहते हैं कि एम्बार्गो या सैंक्शंस लगा दी क्यूबा के ऊपर, और 1961 के अंदर प्रॉपरली जिसे कहते हैं उन्होंने क्यूबा को एज अ मुल्क ही रिकग्नाइज करना बंद कर दिया। 1961 के अंदर दोस्तों अमेरिका में प्रेसिडेंट आते हैं जॉन एफ कैनेडी, और आते साथ इनका मिशन अगेन यही होता है कि क्यूबा के अंदर एक प्रो अमेरिका एंड जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक लिबरल हुकूमत जो है वो लाई जाए। और कुछ ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं अंडर जॉन एफ कैनेडीज रूल, सीआईए के थ्रू, ऑपरेशन मोंगूज, ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स। अब इन ऑपरेशंस के तहत अक्सर यही किया जाता है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर के टूल्स कुछ ये अपनाते हैं, कुछ रेडियो स्टेशन ये बनाते हैं जिसके अंदर एंटी फिदेल कास्त्रो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि जो क्यूबन अवाम है वो इन सबको सुने और वो फिदेल कास्त्रो के खिलाफ हो जाए। ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स जो है ये तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि निहायत ही मैं घटिया मिशन कहूँगा अमेरिका की तारीख के अंदर। वो ये मिशन था कि ग्वांतानामो बे जो है अमेरिका की, ये प्लान करते हैं कि यहाँ पर कुछ अमेरिकी लोगों को ही क्यूबन मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहना कर अमेरिका के उस जो बेस है उस पर हमला करवाया जाएगा, और बाद में कहा यह जाएगा कि जी क्यूबा ने हमला करवाया था। कुछ अमेरिकन जो जनरल्स थे उस वक्त के वो तो ये भी कहते थे कि इनका कोई अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम सिटी हो लाइक फ्लोरिडा, लाइक मैसाचुसेट्स, यहाँ पर हमला करवाया जाए, और बाद में वो जो क्लेम है वो डाल दी, जिम्मेदारी डाल दी जाए क्यूबा पर, और उसके बाद क्यूबा पर इन्वेजन कर दी जाए और जो ये कम्युनिस्ट हुकूमत है इसे गिराकर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आई जाए। 1962 के अंदर दोस्तों अमेरिकन यूटूस पाइपलाइन जो है वो क्यूबा की एयर स्पेस में दाखिल होता है, और वो चीज़ नोटिस करता है कि क्यूबा के अंदर कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय किए हुए हैं जो कि यूएसएसआर के हैं। अब ये जो चीज़ है ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कौन होती है, और वो ये चीज़ जो है मीडिया में भी नहीं लाना चाहते कि जो यूएसएसआर के न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्यूबा के अंदर स्पॉट कर लिए गए हैं। लेकिन वो एक सॉर्ट ऑफ ऑफर देते हैं जॉन एफ कैनेडी फिदेल कास्त्रो को कि ये जो आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं आप इनको डिसमेंटल कर दें यूएसएसआर के, नहीं तो हम आपको इन्वेड करेंगे। इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हम पर अटैक करे, हम एक प्रिएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देते हैं अमेरिका पर, ताकि अमेरिका की इन्वेजन से पहले ही हम उन पर अटैक कर दें। अब विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी, जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे अमेरिका के, वो डेफकॉन लेवल 3 से डेफकॉन लेवल 2 ले जाते हैं, और जो जंग होती है वो बहुत ही करीब चली जाती है इन पॉइंट्स के बाद। अब निकिटा क्रुश्चेव जो है वो एक जवाब देते हैं कि अगर हम लोग अमेरिका से कोई डायरेक्ट जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका चाहता है तो हमें कोई मसला नहीं है अमेरिका को टेस्ट ऑफ इट्स ऑन मेडिसिन देने का। वो ये कहते हैं कि हमने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय किए हुए हैं क्यूबा के अंदर वो तो फिर भी अमेरिका से कुछ माइल्स दूर मौजूद है, जबकि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स तुर्की जो प्रेजेंट डे है इसमें डिप्लॉय किए हुए हैं, और ये हमारे बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। अब वो जो है वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो मसला चल रहा है इसको मिनिमाइज किया जाए, डी एस्केलेशन किया जाए, और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला ना जाया जाए। इसी के चलते 25 अक्टूबर 1962 को सीआईए एक अलर्ट करता है कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा के अंदर मौजूद थे उनको ऑपरेट कर दिया गया। इसके चलते नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम नंबर 199 बुलाया जाता है,
और जितने भी अपने नेटो अलाइज थे उनको अलर्ट कर दिया जाता है, एक क्रैश प्रोग्राम लॉन्च करने का हुक्म दे दिया जाता है जॉन एफ कैनेडी के थ्रू, और वो कहते हैं कि हम अब क्यूबा को इन्वेड कर देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तो जो थी ये थी जो अवाम पब्लिक को दिखाई जा रही थी, लेकिन बैक डोर के ऊपर जॉन एफ कैनेडी डिप्लोमेसी भी कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए दो ममालिक के दरमियान एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि अगर अब कोई जंग होगी तो वो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट लाजमी जाएगा, और इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया अल्टीमेटली तबाह होगी। दोस्तों, ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी इसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो कि अटॉर्नी जनरल भी थे अमेरिका के, और छोटे भाई थे जॉन एफ कैनेडी के, और यूएसएसआर की जानिब से इसे लीड कर रहे थे अलेक्जेंडर फैक्लिसोव, जो कि एक केबीजी के ऑफिसर थे। अच्छा, अब यूएसएसआर जो है वो यहाँ पर कुछ कंडीशंस देता है, वो ये कहता है कि जी हम अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उन्हें दोबारा हटा लेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि आप क्यूबा के ऊपर इन्वेजन नहीं करेंगे। अमेरिका जो है वो इस चीज़ को फौरन मान लेता है, और वो पूरी दुनिया के अंदर मीडिया के ऊपर बात अगेन फैला देता है कि यूएसएसआर जो है इसने मान लिया ये बात। अगले दिन, जिसे ब्लैक सैटरडे भी कहा जाता है, 26 अक्टूबर 1962 सुबह 11 बजे यूएसएसआर एक और जो कंडीशन है वो भी डिमांड करता है, और वो कंडीशन ये होती है कि अमेरिका जो है वो भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स इटली और तुर्की से हटाए, उनसे रिमूव करे। अच्छा, ये वाली जो डिमांड है ना, इसको फौरन एक्सेप्ट नहीं किया जाता अमेरिका की जानिब से, और इसी के चलते देखा यह जाता है कि एक और जूटूस पाइपलाइन अमेरिका का वो दोबारा क्यूबन एयर स्पेस के अंदर जाता है। इस वक्त तक दोनों जो ममालिक हैं उनकी मिलिट्रीज फुल रेडी थी, क्यूबा की भी अमेरिका की भी, और एक नेवल ब्लॉकेट भी लगा दिया गया था अमेरिका की जानिब से, जिसे अच्छा नेवल ब्लॉकेट अमेरिका ने इसे लफ्ज नहीं दिया था, अमेरिका ने इसे वर्डिंग दिया था क्वारंटीन का, कि जी हम लोगों ने क्वारंटीन कर दिया, क्यूबा को सेपरेट कर दिया, लेकिन इसको यूएसएसआर की जानिब से एग्रेशन का ही एक्ट कहा गया था। अच्छा, जैसे वो यूटूस पाइपलाइन क्यूबन एयर स्पेस में जाता है, जो क्यूबन मिलिट्री है वो उस जहाज को शॉट डाउन करता है, और जो उसका पायलट होते हैं वो उसी के वक्त मर जाते हैं। इसको अमेरिका जो अवाम है उनमें बहुत ही गुस्सा पाया जाता है कि जी हमारा जहाज गिरा दिया, हमारा बंदा मार दिया। और अमेरिका की जो एक नेवल वॉरशिप थी जो क्यूबा के करीब ही घूम रही थी, वो डिटेक्ट करती है एक सोवियत सबमरीन B-59 को अंडर द वाटर्स नियर क्यूबा, तो वो फौरन ही अटैक करना शुरू कर देती है उस सबमरीन के ऊपर। जैसे ही अटैक्स उस B-59 सबमरीन पर स्टार्ट होते हैं, तो जो सबमरीन के कैप्टन थे उन्हें यह लगता है कि जी जंग जो है वो प्रॉपर शुरू हो चुकी है, और अटैक्स की वजह से उसका बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशंस भी खत्म हो जाते हैं, ना उन तक कोई न्यूज़ पहुंच रही थी, ना कोई उन तक आवाज़ पहुंच रही थी। ये सब जब हो रहा था तो जॉन एफ कैनेडी जो थे वो चाहते भी नहीं थे कि इतनी एस्केलेशन हो, लेकिन जाहिर बात है जैसे उनका यूटूस पाइपलाइन गिरा और दूसरी तरफ से मसला हो रहा है, तो मामला जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बुरा रुख खुद ब खुद लेते जा रहे थे, और मजीद से मजीद परेशानियां निकल रही थी। अब जो कैप्टन मौजूद थे उस सबमरीन के अंदर, सोवियत सबमरीन के अंदर, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन चला दें, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर सबमरीन थी, और जो उधर लीडर्स मौजूद थे, जो कैप्टन मौजूद थे उस शिप के अंदर, उस सबमरीन के अंदर, उन्हें ये अलाउ था कि वो अगर उन्हें ज़रूरत महसूस हो तो वो न्यूक्लियर वॉर भी शुरू कर दें। तो 3 में से 2 लोग जो थे वो उस वक्त इस बात पर आ जाते हैं कि जी हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अमेरिका के ऊपर, मरेंगे तो हम भी सही, लेकिन हम अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त एक कैप्टन जिसके साइन की, जिसकी कह लें परमिशन की ज़रूरत होती है, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, वी विल नॉट अटैक, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी अगर शायद जंग शुरू ना हुई तो हमारे इस एक्ट से, हमारे इस न्यूक्लियर बम फेंकने से तो जंग शुरू होगी, और ये जंग एक न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट होगा। इन कैप्टन का नाम था वेसिली आर्खिपॉव। सिंगल हैंडेडली ये उन 2 कैप्टन्स को रोकते हैं, और इनके इस चंद मिनट के रोकने से कुछ मजीद वक्त मिल जाता है अमेरिका को कि वो डिप्लोमेटिकली एंगेज कर ले यूएसएसआर को। दोस्तों, ये बात है 1962 की। उस वक्त डिप्लोमेसी जो थी वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी टाइम ले जाते थे। बहरहाल दोस्तों, आफ्टर दिस निगोशिएशंस जो हैं वो तय पा ली जाती हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी के दरमियान और एनाटोली डोब्रिन, जो कि यूएसएसआर या सोवियत के एम्बेसडर थे उस वक्त अमेरिका को। इनके दरमियान ये तय पाता है कि अमेरिका भी जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स है वो विड्रॉ तो कर लेगा, लेकिन वो मीडिया के अंदर या आम आवाम के सामने ये बात नहीं बताएंगे कि हमने अपने वेपन्स विड्रॉ कर लिए, क्योंकि ये एक किस्म का तमाचा होगा उनके मुंह पर, कि अवाम कहेगी कि आपने अपना जो एक आर्मी मैन है वो भी मरा है, आपका जहाज भी गिरा, और उसके बाद भी आपने अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो वापसी वहां से मंगवा लिए हैं। और इस पॉइंट के ऊपर निकिता क्रुश्चेव जो है वो भी एक बड़ा अच्छा डिसीजन लेते हैं। वो ये करते हैं कि वो इस डिमांड को मान लेते हैं कि जी ठीक है, पब्लिकली तो हम इस बात को, यानी कि आप बेशक ये बात ना माने कि हम लोगों ने अपने वेपन्स हटाए हैं या नहीं हटाए, लेकिन आप हकीकतन में वेपन्स हटा लें। सोवियत प्रीमियर जो थे उस वक्त के क्रुश्चेव, उनके इस सेक्शन का फायदा ये होता है कि जंग तो रुक जाती है, लेकिन इससे उनका जो अपनी पब्लिक इमेज है वो बड़ी टार्निश होती है कि आपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी हटाए क्यूबा से,
आपकी सबमरीन पर हमला भी हुआ, अमेरिका ने अपने वेपन्स भी नहीं हटाए, हालांकि हकीकतन वो हटा लिए थे, वो सिर्फ पब्लिक को नहीं बताया था कि नहीं हटाए। तो उन्हें जो है ना, यानी कि बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। दूसरी जानिब जो जॉन एफ कैनेडी हैं, उनसे भी अमेरिकन अवाम इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इन्होंने प्रॉपरली जो है वो बदला नहीं लिया सोवियत रूस से। बहरहाल 28 अक्टूबर 1962 के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे थे अमेरिका के अगेंस्ट क्यूबा, उन्हें ख़त्म कर लिया जाता है। जो न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद थे दोनों ममालिक के, उनको वापसी वहां से हटा लिया जाता है, और इस तरीके से कुछ अरसे बाद जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने किया था उसको भी ख़त्म कर लिया जाता है। तो दोस्तों, एक इंसान वेसिली आर्खिपोव की वजह से एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि ये जो था, यानी कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती थी, वो रुक गया। हमें यहाँ पता चलता है कि एक इंसान के रिस्ट्रेंट दिखाने से दुनिया एक बहुत ही बड़े कैटेस्ट्रॉफी से बच सकती है। अच्छा, अब जो मैंने टॉपिक के शुरू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी उसके ऊपर आते हैं कि व्हाट इफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हैपन टुडे इन द एज ऑफ एआई। दोस्तों, हमें पता है कि जो एआई है ना, तो इसके पास इमोशंस हैं और इट वर्क्स ऑन कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, सिर्फ सोचिए कि अगर उस B-59 सबमरीन के अंदर वासिली आर्खिपोव की जगह कोई एआई रोबोट मौजूद होता तो वो क्या करता। हम सबको पता है कि एआई वर्क्स ऑन कैलकुलेशंस। तो जैसे ये कैलकुलेशन होती है, अटैक होता, तो वो एआई तो फौरन न्यूक्लियर वॉर जो है वो ट्रिगर कर देता, क्योंकि वो रिस्ट्रेंट शो ना कराता। उसके पास कोई इमोशंस तो नहीं है ना, उसके जहन के अंदर ये फीलिंग नहीं है कि यार इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। इट जस्ट वर्क्स ऑन एल्गोरिदम्स एंड कैलकुलेशंस। तो अगर उस इंसान की जगह एक एआई रोबोट मौजूद होता तो पूरी दुनिया जो है उसका इस वक्त हुलिया ही डिफरेंट होता। तो इसलिए भी मैं एक अक्सर ये बात कहता हूँ कि एआई जो है इट इज़ मच हार्मफुल, और इसके जो कॉन्स हैं वो इसके प्रोज को आउटशैडो करते हैं। तो दोस्तों, ये था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।